हेलो स्टूडेंट्स, HLB टीचर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए 22 तारीख को हिंदी का पेपर जो है मैं थर्ड मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तीसरा हमारा मॉडल पेपर हिंदी का दिया है सामान्य निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र, यानी जो आपका 3.25 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट आपको केवल पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में आगे दिया है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, यानी एक खंड आ का होगा और दूसरा खंड बा का। आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, और बा में गद्यांश, पद्यांश, निबंध, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तीसरा दिया है खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न, बा में 50 अंक वर्णनात्मक दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित हैं। तो आइए खंड आ हम शुरू करते हैं। दिया है निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन के 4 विकल्प दिए गए हैं और कथन के अनुसार जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। पहला दिया है साकेत किस युग की रचना है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो भारतेंद्र जो है वो द्विवेदी युग की, साकेत रचना जो है वो द्विवेदी युग की, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। दूसरा दिया है शिक्षा के उद्देश्य के लेखक हैं। ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा के उद्देश्य के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न दिया है चिंतामणि काव्य रीत काल की किस धारा से संबंधित है? रीत बद्ध काव्य धारा, रीत युक्त, रीत मुक्त यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर रीत मुक्त, रीत मुक्त काव्य धारा। तीसरा रीत सिद्ध काव्य धारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप चिंतामणि जो हैं वो रीत बद्ध काव्य धारा के हैं, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा दिया है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ए ऑप्शन वंशीधर शुक्ल, बी ऑप्शन बैकुंठनाथ शुक्ल, सी है रामचरण शुक्ल और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर उस युग का नाम पड़ा। प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं। 5वां प्रश्न हमारा दिया है छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यानी छंद शब्द का जो सर्वप्रथम शुरुआत या उल्लेख किया गया वो किस वेद में मिलता है? ए अथर्ववेद है, बी है सामवेद, बी है सामवेद है, सी यजुर्वेद है और डी ऋग्वेद है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। 6वां हमारा प्रश्न दिया है भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन भरत ने, बी ऑप्शन विश्वनाथ ने, सी ऑप्शन मम्मट ने और डी ऑप्शन रूप गोस्वामी ने। तो भक्ति रस की स्थापना आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? रूप गोस्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। 7वां हमारा प्रश्न है निम्न कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं, एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। ए श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, बी तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, सी यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, मिट्टी की और रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। आपका 8वां प्रश्न है दिया है अलंकार से लिया गया है मुख मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मुख मयंक सम मंज मनोहर में उपमा अलंकार है, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उपमा अलंकार में कुछ वाचक शब्द आते हैं, सम सी सरिस समाना, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो तुरंत आंख मूंद करके लगा दीजिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है।
अगला दिया है प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक के रचनाकार हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक के रचनाकार हैं ए श्रीनिवास दास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस, सी काशीनाथ खत्री और डी राजा लक्ष्मण सिंह दिया है। राजा लक्ष्मण सिंह दिया है। तो प्रद्युम्न विजय के नाटक के रचनाकार हैं, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। 10वां हमारा प्रश्न दिया है युगे युगे क्रांति के लेखक कौन हैं? तो युगे युगे क्रांति के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं, बी जयशंकर प्रसाद हैं, सी विष्णु प्रभाकर हैं और डी सुदर्शन हैं। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन में से युगे युगे क्रांति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 11, भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? 1938 में, 1937 में, 1950 ईस्वी में और 1945 में। तो भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन 1937 में हुआ, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। 12वां हमारा प्रश्न दिया है कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। तो कलम का सिपाही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न संख्या 13 पर पहुंचते हैं। 13वां हमारा प्रश्न दिया है स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है? ए जीवनी, बी संस्मरण, सी भेंट वार्ता और सी नाटक। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये संस्मरण है। अगला प्रश्न दिया है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई? इंदौर से, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर पहुंचते हैं। 15वां हमारा प्रश्न दिया है कवित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आधा, ता, वा, त्वा, ता प्रत्यय, पन और वा, यानी कवित्व में त्वा प्रत्यय है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दिया है अदृश्य में कौन सा उपसर्ग है? ए आ, बी अद, सी आ, अन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आ प्रत्यय है। कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, आ उपसर्ग है। अदृश्य में आ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 17 पर पहुंचते हैं। 17वां हमारा प्रश्न दिया है त्रिभुवन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और बी बहुब्रीहि समास। तो त्रिभुवन में द्विगु समास है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचते हैं। 18वां हमारा प्रश्न दिया है खीर का तत्सम रूप है? ए छोर, बी छीण, सी क्षीर और डी खीन। तो खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पर पहुंचते हैं। 19वां हमारा प्रश्न दिया है फल शब्द का तृतीया विभक्त बहुवचन रूप है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है ए फलम, बी फले, सी फलेन और डी फलाई। तो तृतीया विभक्त बहुवचन का रूप है फलाई, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न हमारा 20वां दिया है पचधात लिट्लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन पछ्यावाह।
तो इस प्रकार के आपके खंड आ के 20 प्रश्नों के जो उत्तर थे वो आप लोगों को बताए गए। इससे संबंधित अब हम खंड बा की ओर बढ़ते हैं। बा हमारा खंड दिया है, प्रश्न दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक आपका पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। देखिए दिया है काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रहे थे। अन्यान्य श्रुतयन्तो माँ ये जना पर्युपास्ते। तो अगला देखिए दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या, संदर्भ लिखना है आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम पता हो आपका संदर्भ हो जाएगा। तो देखिए इसका पाठ का नाम है, पाठ है ममता और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पाठ का नाम भी होगा, लेखक का नाम भी हो गया, आपका संदर्भ हो गया। फिर दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित भूलवश नहीं किया गया है, लेकिन इसको रेखांकित कर देते हैं। काशी के उत्तर धर्मचक्र के बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ामण तिलमुटकों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रहे थे। इतना अंडरलाइन था, इसके आप रेखांकित अंश की व्याख्या करना। धर्मचक्र कहाँ स्थित है, अगला प्रश्न है। तो धर्मचक्र जो है वो काशी के उत्तर में, बिहार और गुप्त सम्राटों की कीर्ति यानी काशी के उत्तर में है धर्मचक्र, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके गद्यांश के प्रश्न हो गए। तो अगला अथवा करके दिया है, देखिए दूसरा गद्यांश क्या है। दूसरा है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वो अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो इस प्रकार से ये किस पाठ का है, ये पाठ है, पाठ का नाम दिया है, पाठ है भारतीय संस्कृति लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से ये लेखक हो गए और ये पाठ हो गया आपका। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पाठ का नाम क्लियर होगा, लेखक का नाम क्लियर होगा, आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए इसमें भी रेखांकित नहीं किया गया, मैं कर देता हूँ। ये जितना अंडरलाइन है उसको रेखांकित कहा जाता है और इन्हीं को आपको इतने अंडरलाइन आपका जो है इसकी व्याख्या करनी होगी। फिर दिया हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारे जो अस्तित्व को कायम रखे हुए है और वो हमेशा ये रखेगी ही। अगला दिया है, अगला प्रश्न हमारा है पद्यांश से संबंधित है, जो दिया गया है पद्यांश
दिया है निम्न पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्य की बात आ गई है। दिया है दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद अधिक अंधेरो जग करन मिल मावस रविचंद। तो देखिए इसमें दिया गया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका पाठ हो जाएगा, शीर्षक इसका हो जाएगा नीति। नीत के दोहे से, नीत के दोहे। और रचयिता इसके हो जाएंगे बिहारी लाल। जिन्होंने एकमात्र रचना की है वो जिसका नाम है बिहारी सतसाई, जिसमें 719 दोहों की रचना की गई है। कितनी दोहों की रचना की है इन्होंने? 719 दोहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न 3 दिया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। शीर्षक आपको पता हो गया है और आपके रचयिता भी पता हो गया, आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जितना अंडरलाइन है इसकी आपको व्याख्या करना है। फिर कहता है उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो उपर्युक्त पद्यांश में अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। क्योंकि बताया गया है कि जहां पर जिस राज्य में 2 राजा होते हैं तो प्रजा का कष्ट क्या होता है? दुगना हो जाता है, क्योंकि एक जो है वो किसी से कम तो होता नहीं। अगर उसने 1 रुपये का कर लिया तो दूसरा राजा उससे कम तो लेगा नहीं, उससे ज्यादा ही लेगा। तो प्रजा का क्या होगा? दुख बढ़ेगा जहां पर 2 राजा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अथवा करके दूसरा देखिए गद्यांश दिया है। मेरी जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए ये किस पाठ का है? ये है हिमालय शीर्षक से है। रचयिता हैं इसके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आपका क्लियर हो गया, शीर्षक भी सामने स्पष्ट है और रचयिता भी है, आपका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री क्या कामना कर रही है? कवयित्री क्योंकि महादेवी वर्मा की पंक्ति है और उन्होंने उनका जीवन पूरा वेदना और साकार के प्रतिमूर्त कहा जाता है। साथ में आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। उनका जीवन कष्टों भरा बीता, इसलिए उन्होंने जो पंक्तियां लिखी उन सब में कहते हैं मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, यानी मेरे जीवन की जो वाणी है वो ईश्वर की वाणी से मिलाप हो और मेरा शरीर जो है आपकी साधकता को छू ले तथा मन जो है वो आपकी करुणा को, करुणा के सागर की था को वो क्या कर ले? नाप ले। उसके गले में वर्षा ऋतु है उर्मे और नेत्रों में सवेरा है। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए। प्रश्न संख्या खंड बा पर पहुंचते हैं। फिर अगला दिया है, तीसरा प्रश्न हमारा दिया है
दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी एक संस्कृत पाठ से आपका क्वेश्चन है, दो गद्यांश होंगे, एक करना होगा और दो पद्यांश होंगे, उनका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आइए देखते हैं। दिया है वाराणसी प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योत द्योतते अधुना अत संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभात जना नाम ज्ञाना च वर्धयत अत अनेके आचार मूर्धन्ना विद्वांस वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्त निःशुल्कं च विद्या ग्रहण। अथवा करके दिया है, देखिए अथवा दूसरा दिया है, हिंदी अनुवाद करना है और प्रश्न दिए हैं संदर्भ सहित अनुवाद करना हिंदी में। ये किस पाठ का है? इसका पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी, ठीक। ये किस पाठ का है? ये दिया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो इस प्रकार से इन दो में से एक का आपका अर्थ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ज़्यादा बढ़ाना नहीं, व्याख्या के तरीके से केवल आपको अनुवाद करना है और जिससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये गद्यांश की बात हो गई, पाठ हमने लिख दिया। अगला हमारा इसी का दिया है पद्यांश में। देखिए किस पाठ से पूछा गया है। पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हतो व प्राप्त स्वर्ग जीत्वा व मोक्ष से महिम निरामेश निर्मम भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा। ये पाठ का नाम है, इसका संदर्भ भी लिखना है। ये दिया है वीरा वीरेण पूज्यते। वीरा वीरेण पूज्यते, ये पाठ है आपका। ये दिया है मंगलम मरणम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशी केन्मीते। ये पाठ दिया गया है वाराणसी पाठ से। वाराणसी, क्योंकि कहा गया है जहाँ पर मरना मंगलकारी है और भस्म होना आभूषण है, वो काशी, जहाँ की लंगोटी रेशमी है, वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसमें दिया गया है यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इन दोनों विषय में निराश मत हो, उठो और खुशी से युद्ध करो। ये अनुवाद इन दोनों का है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है मुक्तदूत से संबंधित दिया है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मुक्तदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए द्वितीय सर्ग की कथा क्या है? गांधी जी की प्रतिज्ञा है। बिंदुवार जब हम याद करते हैं द्वितीय सर्ग गांधी जी की प्रतिज्ञा। अब ये हम पूरी कथा में देखते हैं कि गांधी जी ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। तो पहली प्रतिज्ञा की थी, क्या थी? अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना। और दूसरी प्रतिज्ञा थी जो सारे संसार में व्याप्त थी, छुआछूत की भावना। उन्होंने कहा था कि पहले स्वतंत्र हो जाए देश, फिर छुआछूत से लड़ लूंगा। छुआछूत की बात एक बार जब भाई मगनलाल चलाते थे, चंदा उन्हीं के पास आता था, तो लोगों ने क्या कहा कि गांधी जी ने आश्रम में हरिजनों को प्रवेश दे दिया, जिससे लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया। ये बात मगनलाल जी ने गांधी जी से बताया। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं घृणा द्वेष की ये आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने द्वितीय सर्ग की कथा को प्रतिज्ञा के माध्यम से
लिखा। उसके बाद अगला है बताया मुक्तदूत खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक के अंतर्गत चरित्र चित्रण किसका होगा? महात्मा गांधी का होगा। किसका होगा? महात्मा गांधी। मुक्तदूत खंडकाव्य के नायक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। 5 बिंदु के अंतर्गत आप लिखिए और उनके बारे में कथा से संबंधित डिटेल लिख दीजिए। आपके ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, जिससे आपको 3 में तीनों अंक मिलेंगे। तो आइए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न दिए गए लेखों में से किसी एक लेख का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं। यानी आपको क्या करना है? उनका जीवन परिचय देना है। किस सन में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी शिक्षा कैसी थी, उन्होंने साहित्य की क्या रचना की, उसके बाद में उनकी मृत्यु और फिर उनकी एक महत्वपूर्ण रचना का नाम उल्लेख कीजिए। आपका ये जीवन परिचय हो जाएगा। अगला खंड दिया है, खा का दिया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। पहला दिया है बिहारी लाल, दूसरे हैं रसखान और तीसरे हैं महादेवी वर्मा। तो आइए हम पिछले वीडियो में मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और एक रचना डाला था और उनके जीवन परिचय से संबंधित हमने कुछ पंक्तियां भी बताई थी। तो इस प्रकार से आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपका सीरियल जो है महादेवी वर्मा का बहुत ही अच्छा लिखा है, जिसमें आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जीवनी का पार्ट भी ये हो गया। फिर प्रश्न नंबर 7 पर पहुंचते हैं। 7वां हमारा प्रश्न दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ यानी जो ऊपर श्लोक 2 आए हैं जिनका अनुवाद संस्कृत से हिंदी में करना है, उन दोनों को नहीं लिखना है। उसके अतिरिक्त तीसरा जो आपको आता है वो लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इस प्रकार से अगला हमारा दिया है, निम्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला दिया है, तुम पुस्तक पढ़ो। तो क्या हो जाएगा? त्वं पुस्तकं पठ। त्वं पुस्तकं पठ। उमा भोजन पकाएगी, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो, सदा सत्यम बुर्यात, सदा सत्यम जो आपको आसान लगे बुर्यात। मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसीम गमिष्यामि। इस प्रकार से आपको 2 करने हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कहते हैं, कुत्र मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो कुत्र की जगह पर क्या कर देंगे? इसके स्थान पर आपको क्या करना है? काशी। काशी में मरना क्या होता है? मंगलकारी है। पदेन बिना किम दूर याद, यानी बिना पैर के कौन दूर तक जाता है। तो किम की जगह पर क्या कर देंगे? पत्रम कर देंगे। क्या कर देंगे? पत्रम कर देंगे। आपके 2 उत्तर हो गए। फिर अगला है, दुर्मुखा का आशय, दुर्मुखा का की जगह पर आपको क्या करना है? चांडाला। चांडाला। सत्येन का वर्धते, यानी किसकी सत्य से रक्षा की जाती है। तो का की जगह पर आपको क्या करना है? धर्मा कह दीजिए। सत्येन धर्मा वर्धते, यानी सत्य से धर्म बढ़ता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए। अगला दिया प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, जैसे देश प्रेम पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आप किसी भी विषय ले, प्रदूषण एक अभिशाप है, बेरोजगारी की समस्या है, मेरा प्रिय कवि है, कोरोना एक महामारी है। तो देखिए, कोरोना एक महामारी
और प्रदूषण एक अभिशाप। ये 2 निबंध हमने आपको एक वीडियो हमने डाला है जिसमें हमने बताया कि अच्छी कॉपी कैसे लिखें और किस प्रकार से अच्छे अंक पाएं। तो ये जब 2 निबंध उसमें आप देखेंगे तो हर एक हेडिंग में आपको एक एक कोटेशन मिलता रहेगा जिससे आपको अच्छे अंक मिल जाएं। दूसरी बात दिया है मेरा प्रिय कवि। अगर आप मेरा प्रिय कवि के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी को याद कर लेंगे तो निश्चित ही वो आपके जीवन परिचय में भी आएगा और साथ में आपके निबंध में भी आएगा। तो वो कई अंकों का काम करेगा। 9 नंबर का निबंध ही आता है और इसके अतिरिक्त जो है उसमें क्या बोलते हैं कवि का जीवन परिचय, यानी दोनों प्रश्न आपके फंस जाएंगे उसी अंक से एक है। यानी एक याद करो और 2 पाओ, एक याद करो 2 पाओ। तो इस तरीके से अगला हमारा दिया है देश प्रेम। तो देश प्रेम से संबंधित कविता लेंगे तो उसमें लिखिए भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुष्य नर या पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप देश प्रेम पर कविता लिखते जाएंगे तो उससे संबंधित जो 2-2 लाइन के बीच में कोटेशन डालेंगे तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर माना जाएगा। और जब कोई चीज़ अच्छी लिखी होती है तो निश्चित ही उसके अंक अच्छे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 3rd पार्ट कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का 22 तारीख को जिसका पेपर होना मॉडल पेपर लेकर के आया हुआ था, तो ये मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और HLB डिजिटल क्लासेस से जुड़िए और डेली आपको हर विषय का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे आपको आने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और जो भी कठिनाई किसी छात्र या छात्रा को हो रही है तो आइए वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।